नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और 2024 के चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति भी अब बनाई जाने लगी है। तो दरअसल देश में सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज गया है और बीते दिन चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। आज की रणनीति के इस कार्यक्रम में आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको चुनाव की तारीख के बारे में बताते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जो हुआ है, कब कहां पर चुनाव है। तो पहला चरण 19 अप्रैल को और 122 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसमें 21 राज्य कवर होंगे। इन 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न कराया जाएगा और इसके साथ ही जो दूसरा चरण का चुनाव होगा वो 26 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो यह जानकारी दी गई कि दरअसल दूसरे चरण का जो चुनाव होगा, मतदान होगा, वो 26 अप्रैल को होगा और 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर यह मतदान संपन्न कराया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। तीसरे चरण का चुनाव जो होगा वो 7 मई को 94 सीटों पर चुनाव होगा और ये 94 सीटें 12 राज्य की होंगी। इन 12 राज्य की 94 सीटों पर चुनाव होगा तीसरे चरण का। अब बात चौथे चरण की कर लेते हैं अगर, तो चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न कराया जाएगा और इस 13 मई में जब चुनाव होंगे तो उस दौरान 10 राज्य होंगे। इन 10 राज्यों के लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 5वां चरण आता है। 5वें चरण में 20 मई को चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया है और इन 8 राज्यों की 49 सीटें होंगी जहां पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा 5वें चरण का। और छठे चरण की अगर हम बात करते हैं तो 7 राज्यों के मतदान होंगे, 7 राज्यों में, और यह छठा चरण का चुनाव 25 मई को संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 57 सीटें होंगी। 7वां चरण और आखिरी चरण होगा 1 जून को यह मतदान संपन्न कराए जाएंगे और 8 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। 8 राज्य की 57 सीटों पर 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा। मतगणना की तारीख 4 जून निर्धारित की गई है और 4 जून को मतगणना जब होगी तो देश के सामने नतीजे आएंगे, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद यह पता चल जाएगा कि देश की कुर्सी पर, दिल्ली की कुर्सी पर, देश पर राज कौन करेगा, सत्ता पर कौन बैठेगा, यह 4 जून को पता चल जाएगा। तो इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू, इसके साथ ही दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, चुनाव का खाका जनता के सामने रखा गया। तो क्या कुछ कहा उन्होंने चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जरा वो भी सुन लीजिए। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है,
ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं, वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले। हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 years अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो चुनाव आयुक्त की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी हमने दिखाया। चुनाव आयोग की क्या रणनीति है चुनाव कराने को लेकर के वो भी हमने सुनवाया। अब आपको दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से दुनिया की ये जो सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है इसमें कितने मतदाता हैं और किस तरीके से कितने पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े चुनावी प्रक्रिया में 97 करोड़ वोटर्स हैं भारत में, और इन 97 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग इन 7 चरणों के चुनाव में करेंगे और 10.5 करोड़ पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इन 97 करोड़ वोटर्स के लिए मतदान करने के लिए। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है और इसके साथ 1.5 यानी 1.5 करोड़ ऑफिसर्स सिक्योरिटी तैनात की जाएगी ताकि इन जो पोलिंग स्टेशन हैं इन पर संपन्न कराया जाए मतदान शांतिपूर्वक। और 55 करोड़ ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 55 करोड़ ईवीएम होंगी जो मतदान संपन्न कराएंगी। 4 करोड़ गाड़ियां लगेंगी इस लोकतंत्र के त्योहार में। जब लोकतंत्र का पर्व इस 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा तो 4 करोड़ व्हीकल्स इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में भी लगेंगे। अब सवाल उठता है कि दरअसल कितने वोटर्स कौन से हैं, तो वो भी आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता किस हिसाब से कैसे हैं। तो कुल वोटर्स जो हैं वो 96 करोड़ 88,21,926 ये कुल वोटर्स, कुल मतदाता हैं। और इसके साथ पुरुष का अगर हम जिक्र करें, पुरुष मतदाताओं का, तो उनकी संख्या 94 करोड़ 72,31,994 है। यह जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। महिला मतदाताओं का अगर हम जिक्र करते हैं, आधी आबादी का जिक्र करते हैं जिसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है चुनाव में, 47 करोड़ 15,41,888 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर का अगर हम जिक्र करते हैं तो 48,044 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस मतदान में, इस चुनाव में वो शामिल होंगे।
दिव्यांगों का अगर जिक्र करते हैं तो दिव्यांगों की संख्या जो है वो 88,35,449 मतदाता दिव्यांग हैं। और जनसंख्या में अब मतदाता प्रतिशत जरा आपको बताते हैं। जनसंख्या में अगर आप मतदाता प्रतिशत देखें तो 66.76% जो ऑल ओवर मतदाता हैं जनसंख्या के मुताबिक वो आते हैं। और लिंगानुपात का अगर हम जिक्र करते हैं तो 948 ये डिजिट बैठती है लिंगानुपात का। अब युवाओं को लेकर के बेहद बड़ी चर्चाएं होती हैं कि युवाओं का कितनी बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, और युवाओं को लेकर के कई तरीके के नारे भी गढ़े जाते हैं चुनावी प्रक्रिया में। तो वो आपको जानकारी दें कि युवा मतदाता कितना है। 18 से 19 साल का जो मतदाता है वो 1,84,81,610 है। ये वो मतदाता है जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा पोलिंग स्टेशन में। इसके साथ 20 से 29 साल के मतदाता की संख्या का अगर हम जिक्र करें तो 19,74,37,610 ये वो मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल हो चुकी है। 80 प्लस उम्र के मतदाताओं का जिक्र करते हैं तो 1,85,92,918 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से 80 बरस से ज्यादा हो चुकी है। ये लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अब बड़ी उम्र यानी 100 प्लस वालों का जिक्र करते हैं जिनकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा है। ऐसे भी भारत में मतदाता हैं, इनकी संख्या 1,85,92,918 है। तो हालांकि क्या कुछ कहा विपक्ष के नेताओं ने, वो भी यहां पर सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, मिडिल क्लास के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है। वो उसकी बात राहुल गांधी बड़े मुखर होकर उठा रहे हैं। फिर आप बात करते हैं सामाजिक जो पिछड़ापन है उसकी, तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है। किस वर्ग के कितनी संख्या है तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे। जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। चुनाव आयुक्त ने 7 फेज की घोषणा की। पिछली बार की तुलना में देखूं तो थोड़ा वक्त ज्यादा गया है, मामला जून तक पहुंचता है। मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन आज 1-2 चीजें बड़ी गंभीर कही हैं माननीय चुनाव आयुक्त ने, और मुझे लगता है कि जब वो बोल रहे थे तो उतनी गंभीरता बोलने में भी थी। उन्होंने कुछ दोहे सुनाए। एक कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी से कहूंगा कि बीते वर्षों में प्रेम का धागा बहुत टूटा है और हमने बड़ी शिकायतें की हैं। उन शिकायतों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मुल्क के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है धनबल, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, और हेट स्पीच। उस पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का बड़ा नेता हो या देश के गृह मंत्री हो। ये फर्क जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग बंद कर देगा, लोकतंत्र और खूबसूरत हो।
तो विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरीके से इन नेताओं के तमाम तरीके के अनसुलझे सवाल हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग की क्या कुछ रणनीति है चुनाव कराने की, और राजनीतिक दलों की क्या कुछ रणनीति है चुनाव को जीतने की। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको तारुफ करा देते हैं आपका। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका आलोक पांडे जी। केपी मलिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, केपी मलिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि देश भर में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो चर्चा इस बात की है, हर व्यक्ति अपने तरीके से चुनाव को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये इस तरीके का चुनाव होगा, किस तरीके का चुनाव होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये चुनाव जो संपन्न कराया जाएगा, होने वाला है, कैसा चुनाव होगा? देखिए योगेश जी, अगर आप देखें ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो 5 साल पहले 2019 में चुनाव हुआ था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत तब्दीली की गई है, और 2019 का चुनाव भी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव आयोग ने संपन्न कराया था। उसी प्रकार से ये चुनाव भी उसी तरह से होगा। मुझे कोई इसमें कोई बहुत नई बात दिखाई नहीं दी है। हालांकि थोड़ा सा सख्ती ये दिखाई गई है कि जिस प्रकार से हमने कल चुनाव आयुक्त को सुना कि इनकम टैक्स जगह जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई बड़े बस अड्डे हो, चाहे कोई चेकिंग पॉइंट हो, वहां पे अगर कोई कैश का बहुत आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है, कोई लोग कैश लेके तो नहीं जा रहे हैं। अगर वो कोई बहुत ही अच्छा जवाब नहीं दे पाते हैं, किसी के पास 2 लाख से अधिक कैश पकड़ा जाता है, अगर वो उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाता है तो वो कैश उसका जब्त भी होगा। इनकम टैक्स की टीमें सब जगह तैयार रहेंगी और वो होशियार रहेंगी सब चीजों को करने में। तो ये चीज है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियां भी, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव बयान इस मामले पे आया है। पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना बोलती तो है ही कि भाई चुनाव आयोग ये कर रहा है। मशीनों का जो आशंका थी मशीनों के, उस पर भी जवाब चुनाव आयुक्त ने दे ही दिया कि भाई देखिए चुनाव मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं, और जब विपक्ष कहीं हारता है तो मशीनों पर सवाल उठाता है, जब वही विपक्ष कहीं जीतता है तो वो चुनाव नहीं सवाल नहीं उठाता है। उसमें उन्होंने तमाम उदाहरण उस पर तो नहीं दिए, लेकिन उदाहरण हम सुनते रहते हैं, चाहे वो आपका कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जहां जहां कांग्रेस जीती है तो वहां तो कभी ईवीएम की बात हुई नहीं है। बिल्कुल। अब एकाएक ईवीएम की बात आ जाए तो ईवीएम की बात तो मुझे लगता है बेमानी है। और जिस प्रकार से तमाम पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, तो उससे तो लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहेगा और सही तरीके से होगा। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई उठापटक की या कोई उस तरह की संभावना मुझे नजर नहीं आती है। बिल्कुल, आपने ठीक-ठाक तरीके से चुनाव आयोग करा बात कह दी कि कॉपी पेस्ट नजर आएगा, 2019 वाले जैसे ही चुनाव नजर आएगा। आलोक पांडे जी, लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने खुद जानकारी दी कि 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो संपन्न कराए गए उसमें बड़ी मात्रा में धन की बरामदगी की गई, और उन्होंने खुद बताया कि लगभग जो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है साल दर साल, बरस दर बरस जो देखने को मिली है, वो लगभग 800% बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा। तो क्या चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को इस बात की ओर नहीं इशारा करना चाहिए या जानकारी नहीं देनी चाहिए थी कि आखिर कहां पर वो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से इसमें इजाफा लगातार बरस दर बरस देखने को मिल रहा है? योगेश जी, अभी एक इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया चली रही है। जो राजनीति है वो धन के सहारे चलती है, और ये बात अभी से नहीं, जब राजतंत्र था चाणक्य लिख गया एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने सब कुछ राजनीति के बारे में, लेकिन पुस्तक का नाम रखा अर्थशास्त्र। उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर कि राजनीति धन के चारों ओर घूमती है, धन ध्रुव होता है, पोल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही कि वो धन और बल का उपयोग, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। उन्होंने इसको इक्वल रखा, और मतलब मैं मानता हूँ वो सही है, लेकिन मैंने उस नजरिए से उनके दर्द को महसूस किया कि डेमोक्रेसी के जिस तरह से हिंसा खतरनाक है, जैसे कि नक्सली हिंसा के माध्यम से वोट जाता था, तो इलेक्शन कमीशन ने धन के उपयोग को भी उतना ही खतरनाक माना। ये एक संकेत है कि इलेक्शन कमीशन आगे क्या करने जा रहा है, या अगर उसकी शक्ति रही तो वो पैसे के इस्तेमाल को चुनाव में कितना खतरनाक मानता है। ये मेरे मैं जिस नजरिए को समझ पाया होगी जी, मेरे लिए एक नया अप्रोच रहा, और जो आपने बैठ दिखाई उसकी वजह से। दूसरा एक बात
तो उन्होंने एक और शायरी कही वो ईवीएम के लिए। मैं बार बार कहता हूँ वो, और 10 बार मैं कह चुका हूँ कि ईवीएम को अपना वेपन मत बनाइए, कवच मत बनाइए जब आप हार जाए। और अगर कवच बनाते हैं तो जीतने में भी कहें कि बेईमानी हुई है, पता नहीं हम कैसे जीत गए। आप जीत जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते हैं, जब हार जाते हैं आप ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। ये जो सिलेक्टिविज्म है ईवीएम के अगेंस्ट में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बैठे होते हैं बहुत जगहों पर, मतलब ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो इवन भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करते हैं, लेकिन ईवीएम के मैटर पे वो ये कहते हैं कि यार ये हैकेबल है। मैं समझाते समझाते थक जाता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट वो नहीं मानते हैं। तो आप सोचिए कि जो बीजेपी को एक तरह से समर्थन देता है आइडियोलॉजी को, वो भी डाउट कर जाता है ईवीएम में कहीं कोई दिक्कत है क्या। तो ईवीएम के खिलाफ जो है प्रोपोगंडा है, इससे बचना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग जो विपक्ष में आए या विपक्ष के लोग सत्ता में जाएं, कोई भी हो, राजनीतिक दलों को इस ईवीएम के प्रोपोगंडा करने से बचना चाहिए, या फिर ऐसे ऑथेंटिक प्रमाण देने चाहिए जिससे लगे कि नहीं ईवीएम का जो है वो हैकेबल है। तो ये बात हम लोग बहुत ध्यान रखें। इलेक्शन कमीशन के मुख से ईवीएम का दर्द निकल रहा था, पता नहीं लोग ये समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ईवीएम बोल सकती तो वो रो के बोलती कि साहब मेरे ऊपर ब्लेम करना बंद करिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही। केपी मलिक जी, बार बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि दरअसल जो मर्यादा है, मर्यादा किसकी, शब्दों की, उसको तार तार ना करें। राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ को लेकर के ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा था। गाइडलाइन का भी जिक्र किया गया कि जो गाइडलाइन बनी है आयोग की तरफ से वो पार्टियों को दे दी गई है और पार्टी अपने नेताओं को उसको दे दे जो स्टार प्रचारक हैं, ताकि बाद में ये कहने के लिए ना हो कि साहब उनको जानकारी थी ही नहीं गाइडलाइन में कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना था। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि चुनाव आयोग अगर एक बुकलेट ये जारी कर देता कि पिछले चुनावों में कितने नेताओं ने बयानबाजी बदजुबानी की थी और कितने नेताओं के घर से कैश बरामद हुआ था या उनकी गाड़ी से, उनके बंगले से कैश बरामद हुआ था, उसकी रिकवरी की गई, और उनको इस बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो और जो ये प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं हो जाती? देखिए योगेश जी, चुनाव आयोग इस तरह के किसी भी चीजों पे प्रतिबंध लगाने के लिए ऑथराइज नहीं है। उसके लिए या तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का निर्णय लेती है या उसके लिए कानून होता है, वो खाली सजेशन दे सकता है। और चुनाव आयोग ने उसमें रिक्वेस्ट की है कि जो राजनीतिक दल हैं वो किसी अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट ना दें और उसको टिकट देते हुए समझें और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को टिकट ना दें। क्योंकि देखिए, आशंकाएं जो होती हैं, चुनाव आयोग की आशंकाएं कोई निराधार आशंकाएं नहीं है। अपराधी छवि के लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो तमाम शाम दाम दंड भेद धन और बल का प्रयोग इन चुनाव में करते हैं, और इसके लिए जो है पब्लिक ज्यादा अवेयर आज की डेट में है। अब कितनी जगहों पे चुनाव आयोग सीसीटीवी लगा देगा, कितनी जगह चुनाव आयोग फोर्स लगा देगा, लेकिन आज जिस प्रकार से आम जनता जागरूक है और सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो कहीं भी कोई किसी का वीडियो बना सकता है, कहीं भी कोई किसी की शिकायत कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया और उस पर कहा अगर किसी के पास कोई शिकायत है तो तुरंत हमें भेजे और हम उस पर संज्ञान लेंगे। तो इस तरह की चीजों से काफी लगाम इन मामलों पे लगेगी। एक तो मुझे ये लगता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कल चुनाव आयुक्त ने कही है उसमें ये कहा है कि जो सीधा सीधा तो उन्होंने नहीं कहा कि जो एक वीडियोज आते हैं आजकल सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, जो तमाम तरह के वीडियोज और एक परसेप्शन बनाने का माहौल बनाने का एक कोशिश की जाती है सियासी दलों की तरफ से, और कई सारे उसमें जो है फर्जी वीडियो होते हैं, तो उनकी तथ्यों की जांच एक बार कर ली जाए तभी उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, आप देखेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिन पहले कोई र्यूमर फैल जाता है, कोई कुछ फैला दिया जाता है, कोई धार्मिक मामले उसमें अटका दिए जाते हैं, अपने फायदे और नुकसान के लिए राजनीतिक दल कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बचा जाए। इस तरह की कल रिक्वेस्ट जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। लेकिन मेरा कहना दूसरा है कि आप ये देखिएगा कि इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी सियासी दलों की है, क्योंकि सियासी दलों के लिए चुनाव हो रहा है और ये किसी एक सियासी दल की बात नहीं है, यह खाली जो सत्ताधारी सियासी दल है उसकी बात नहीं है, जो मुख्य विपक्षी दल है उनके लिए भी है,
जो दूसरे सियासी दल हैं उनके लिए भी हैं कि उनको इन पर खुद विचार करते हुए ये होना चाहिए कि जो अच्छी पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं, जो साफ सुथरी छवि के लोग नहीं हैं, वो उनको टिकट ना दें। लेकिन सियासी दलों की मजबूरी ये होती है कि आज कोई नैतिकता, कोई सुचिता तो राजनीति में बची नहीं है, तो उनको चुनाव जीतने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उनको कई बार अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना पड़ता है, और इससे कोई सियासी दल नहीं बचा है, बचा हुआ कोई नहीं है इससे, चाहे वो सत्ताधारी दल हो और चाहे मुख्य विपक्षी दल हो। आप अगर लिस्ट बनाने निकलेंगे तो सत्ताधारी दल में भी लंबी सूची आपको इसकी मिल जाएगी, और विपक्षी दल में ढूंढेंगे तो उसमें भी लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस पे लगाम लगाना कोई खाली चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है, इसके लिए राजनीतिक दलों को भी आगे आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो आपने ये बात कही है केपी मलिक जी। लेकिन समस्या यहीं पर आकर के खड़ी हो जाती है कि आखिर इन राजनीतिक दलों की तरफ से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया क्यों नहीं जा रहा है। और अगर ये मुझे लगता है कि समझने लगे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, तो इतने बड़े सवाल और जो हस्तक्षेप एजेंसियों को या आयोगों को करना पड़ता है वो शायद ना करना पड़े। आलोक पांडे जी, बड़ी बात कही है केपी मलिक जी ने कि जिम्मेदारियां राजनीतिक दलों की भी उतनी है जितनी जिम्मेदारियां चुनाव आयोग की चुनाव कराने की हैं। सवाल यहां पर एक ये बड़ा खड़ा होकर के आ रहा है कि चुनाव आयोग ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान ये बड़ी बात कही गई है, हालांकि ये बात हर बार कही जाती है कि जब भी कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट देगा तो वो ये जरूर बताएगा कि आखिर क्या वजह रही कि जो इसे टिकट देना पड़ा, और उसे क्या और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कैंडिडेट उस क्षेत्र में नहीं मिला। ये हर बार मतलब अमूमन देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि ये जो इन शब्दों का या इन लाइनों का जो इस्तेमाल किया जाता है आयोग की तरफ से, आपको लगता है कि इसका कोई फायदा है? क्योंकि हमने तो वो भी देखे हैं, अभी दौर के अभी देखे हैं हमने कि विधायक भी बन गए हैं, रेपिस्ट हैं, सांसद भी बन जाते हैं, और उसके बाद जब सजा हो जाती है तो विधायक की भी चली जाती है। तो ये बताने और पूछने का ये जो सिलसिला जारी है, इसका मतलब क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए योगेश जी, इसको साधारण तरीके से बताता हूँ। स्कूल में या हमारे जीवन में जो बालक बच्चे होते हैं, स्कूल को इसलिए अनुशासन की बात अगर तो बहुत बार होता है हम बच्चे से मना करते हैं कि दीवार फांद के मत जाओ, लेकिन बच्चा फिर भी जाता है। इसी तरीके से राजनीतिक दल उस बच्चे के समान है जो अनुशासन को नहीं मानते। तो हम उस बच्चे को स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है? पनिश करता है, रूल्स बनाते हैं, रूल तोड़ने वाले को पनिश किया जाए। इसका मतलब राजनेताओं के नैतिकता के आधार पर अगर आप पूछे कोई भी व्यक्ति कि ये इनसे कहा जाएगा या बड़े नैतिक हो जाएंगे, तो कोई नैतिक होने वाला नहीं है। सबके लिए एक रूल्स होना चाहिए। अब रूल्स स्कूल का तो प्रिंसिपल बना सकता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों के लिए रूल्स या तो राजनीतिक दल से लेजिस्लेशन के माध्यम से बने या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए कुछ पहल करे। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि नैतिक आधार पर दागी नेताओं को नहीं खड़ा करेंगे तो राजनीति से राजनीतिक शुचिता तो शून्य की तरफ। इसलिए इन नेताओं से कोई उम्मीद करना, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, किसी से ये उम्मीद करना कि ऐसे नेताओं को नहीं खड़ा करेगा, मैं मानता हूं कि वो एक डिफिकल्ट टास्क है। राजनीति में अपराधी ना आए, इसके लिए सख्त कानून हो और उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं सिर्फ एक माध्यम देखता हूं जिस माध्यम से राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है। राजनीतिक अपराधीकरण सिर्फ सख्त कानून बना के और उसे इम्प्लीमेंट करके रोका जा सकता है। नैतिकता के आधार पर रुकना होता तब तक रुक चुका हूं। इसलिए भारतीय राजनीति को अगर बदलना है तो बिल्कुल वैसे ही सख्त कानून बनाइए जैसे कि चोरी डकैती में और सजा की व्यवस्था होती है। इसी तरीके से इन राजनीतिक दलों को भी दंडित करने का प्रावधान किया जाए। बिल्कुल। आलोक जी, अब जरा राजनीतिक दलों की ओर भी रोक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्या लगता है आपको सियासी समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं? योगेश जी, मुझसे प्रश्न है? जी, आपसे है। माफ कीजिएगा, मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। आलोक जी, क्या सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इंडिया और एनडीए के बीच में? देखिए योगेश जी, अभी तक जो अब ये कहना तो राजनीतिक विश्लेषक या उसके रूप में बहुत उचित नहीं, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक इंडिया गठबंधन एक पिज्जा बनाने में पिछड़ गया। ये बात तो है। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार की बात ही बंद करवा दिया विपक्ष से कि 270, 280, 290 पहुंच पाएंगे कि नहीं। अब तो इस बात पे पर चर्चा हो गई, विपक्ष फंस गया उस ट्रैप में जिसे मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। अब वो 400 पार के नारे ने विपक्ष को एक जाल में फंसा दिया,
क्योंकि अगर बीजेपी 400 पार नहीं होती है तो भी उसको फायदा है, और 400 पार हो जाती है तो भी फायदा है। लेकिन विपक्ष वो एक नई बात नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहा है। अब चर्चा सिर्फ ये है कि बीजेपी 400 पार होगी कि नहीं होगी। हालांकि बीजेपी को भी पता है कि वो 272 पार करना उसे जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे छोटे छोटे राजनीतिक दलों के जो भी ठीक ठाक नेता हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट जिता सकते हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को नाराज करके, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कहीं किसी भी राज्य में हो, वो दूसरे राजनीतिक दलों को अपने पार्टी में शामिल कर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा भले दे, लेकिन वो 272 की तरफ सबसे पहले नजर रखती है कि भाई ऐसा ना हो कि 2004 दोबारा घट जाए, तो 2004 दोबारा न घटे, इस बात का वो विशेष ख्याल रखती है। हवाई बातें हैं तो विपक्ष को कोई ट्रैप में फंसाने की। केपी मलिक जी, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष एनडीए के ट्रैप में पूरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है और बहुत पिछड़ता नजर आ रहा है? हालांकि हम एनडीए का भी जिक्र करें तो कुछ ऐसी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र का हम जिक्र कर लें, बिहार का जिक्र कर लें, भले ही ये सब कुछ कहा जा रहा हो बीजेपी की तरफ से कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के वहां भी अभी कई तरीके के सवाल एनडीए खेमे में भी खड़े हो रहे हैं। देखिए योगेश जी, अगर आप एनडीए के मुख्य राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को देखें, भले ही प्रधानमंत्री ने इस बार 400 के पार का नारा दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर घबराहट में है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार, तो वो छोटे छोटे नेताओं के साथ और तमाम दलों के साथ क्यों गठबंधन कर रही है? वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, उनकी एक भी लोकसभा की सीट नहीं है। पारस पासवान और उनके बेटे, उनके जो भतीजे हैं चिराग पासवान, उनके साथ दोबारा से गठबंधन किया है, जबकि चिराग के पास एक लोकसभा सीट है। तो ये जिस तरह से गठबंधन कर रहे हैं, ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो बोल रही है। अब हम विपक्ष की अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से तैयारी एक साल पहले हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पिछड़ा है, वो एकता उनमें नहीं हो पाई है। जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उसी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है वो सफल रहा, और उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ने में, उनके मुख्य किरदार को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें वो सफल हुए। और मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि अगर किसी सेना का सेनापति ही भाग गया तो वो सेना कैसे लड़ेगी? तो उनका मोरल डाउन हो जाता है जो दूसरे योद्धा होते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही इस सारे मामले में। अगर हम देखें जिस प्रकार से संवादहीनता कांग्रेस की तरफ से देखी गई, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे वो शरद पवार के साथ हो, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो, और चाहे वो अन्य नेता हो जैसे शिवसेना के अध्यक्ष हैं, बाकी लोगों के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से संवादहीनता रही है, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर हुआ है और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी एक संभावना देख रहा हूँ, और वो हो सकती है, अब होगी कि नहीं होगी इस पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख सकता है, और जिसकी आशंकाएं भी कुछ दिन पहले हुई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी जिस तलाश में है, अगर मायावती के साथ उनका गठबंधन होता है और वो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत घबराहट होगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देश का तमाम दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय एक साथ इकट्ठा होकर चला जाएगा, जो लगभग 50% बनता है। लेकिन तो ये भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि ऐसा संभव है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की लगातार कवायद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी लगना, कुछ भी होना, कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो वो तो भाजपा में आ गए, मरे तो है नहीं वो। बिल्कुल। अमित शाह ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए, अभी सब शटर उनके खुल गए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर ये मामला बनता है तो देश में क्या होगा, तो परिदृश्य बदल सकता है, यहाँ कुछ भी राजनीति में हो सकता है। और मुझे 2004 भी याद आता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उस दौरान तो बहुत बारीकी से
पार्लियामेंट कवर करते थे, मैं पीएमओ कवर करता था। 2004 में जिस प्रकार से शाइनिंग इंडिया का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि शाइनिंग इंडिया चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। तो हमें इसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कल ही आचार संहिता लगी है, अगले 15 दिनों में बहुत उठापटक होंगे और राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष को डरा हुआ भी है। विपक्ष में भी कुछ दागी लोग हैं, तो उस दागी लोगों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी अपर है, उससे उसका मोरल हाई है। तो ये सारी तमाम चीजें देखते हुए विपक्ष कितना दम दिखाता है, कितना आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, नेताओं को जेल जाने से भी डर लगता है और कुछ नेता ऐसे भी हैं उनको जेल जाने से डर नहीं लगता है। लालू यादव जेल चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं। दूसरे कई नेता ऐसे हैं वो जेल नहीं जाएंगे और उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के बिठा दिया जाएगा। तो ये राजनीति में सब चलता है। तो राजनीति में अगर आपको राजनीति करनी है तो कुछ बदलाव अब हो सकता है। कई लोग आचार संहिता के लग गई, अब शायद खतरा कम हो गया हो, ये सोच के कुछ अदला बदली कर ले, तो इसकी संभावना है। में यही सवाल चल रहा था। आलोक पांडे जी, ये आपसे जानना चाहेंगे। केपी मलिक जी ठीक बात कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति और मैच में कहते हैं ना कि वो आखिरी बॉल 6 चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आखिरी बॉल तक निगाहें सभी की टिकी रहती है दर्शकों की। तो अब क्या ये जो जिसका जिक्र अभी केपी मलिक जी ने किया कि आचार संहिता लग गई है, जो खतरा था, जो डर था, वो थोड़ा सा डर कम हुआ होगा। हालांकि हमने इस पर भी कई बार चर्चा की मायावती को लेकर के भी, तो यही मूल निकल करके आ रहा था कि अभी आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद क्या मायावती किस ओर करवट लेती हैं ये वक्त बताएगा। आपको भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है खिंचती हुई क्या? योगी शेखर, डर की वजह से तो आचार संहिता के बाद फिर मान लो इन्हीं की सरकार बन गई, आचार संहिता तो सरकार के बाद नहीं रहेगी। तो नेता ये भी तो सोचता है कि मान लो अगर इन्हीं की सरकार आने वाली है तो आचार संहिता खत्म भी होगी, जेल तो तब भी जाना पड़ेगा। तो अगर डर के राजनीति करने कोई आ रहा है तो राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे घर बैठ जाए। जो नेता डरता है वो वैसे भी खत्म हो जाए। इसलिए ये जो विपक्ष कहता है कि वो ईडी सीबीआई के डर से, मैं मानता हूँ फिर वो नेता नहीं है, वो वैसे भी उसकी राजनीति खत्म हो गया अगर उससे डर गया। राजनीति जाने से, अगर जेल जाने से नेता डरता है तो फिर नेता किस बात है? वो तो मुहर क्या आती, जेल होया बोले हाँ भाई अब नेता बन गया। अभी अरविंद भाई जेल जाएंगे, जाना तो है, तो वो नेता बन के निकलेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो केस में फंसे हैं और जिस तरह से उस संबंध में 8-8, 9-9 बार हाजिर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आर्थिक। देखिए, जो आर्थिक अपराध होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, जो एविडेंस होता है, उससे आजकल नेता बहुत डरता है। विपक्ष का नेता इसलिए क्या डरता है क्योंकि ईडी का मुंह हो सकता है उसकी तरफ ज्यादा खुल जाता हो, लेकिन सत्ता पक्ष वाला भी डरता है। क्यों? क्योंकि ये जब विपक्ष में आएंगे और मान लो कांग्रेस सत्ता में आई तो मोदी जी तो अपना झोला उठा के हिमालय आलोक जी, लेकिन एक छोटा सा इंटरप्ट मैं कर रहा हूं यहाँ पर आपको। आपने ठीक बात कही कि जिन राजनीतिक दलों को डर लगता है उनको घर बैठ जाना चाहिए, और हमने देखा कि मुलायम सिंह का वो दौर किस तरीके से उन्होंने क्या संघर्ष किया। लालू जी का भी अभी केपी जी ने जिक्र किया कि उन्हें डर नहीं लगता है, जेल जाते हैं और आ जाते हैं बाहर। लेकिन उस दौर का जो एक जो हम कहें कि परिदृश्य था, जो सुचिता थी राजनीति में, वो भी सुचिता तो समाप्त होती नजर आ रही है। अब तो जिसको तोड़ा जाता है कोई लेवल ही नहीं है कि किस लेवल पे तोड़ दिया जाए और किस स्तर तक राजनीतिक पार्टियां चली जाएं, ये भी तो कुछ अब बचा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कह रहे हैं। योगी सी राजनीतिक सुचिता उस समय भी गड़बड़ थी। मुलायम सिंह का वो लंगड़ी मार दांव, कौन सा दांव है वो? मुलायम सिंह रात में 8 बजे कुछ और कहते थे और रात में 11 बजे कुछ और कह देते थे, सुबह 4 बजे कुछ और कहते थे। अब उनकी डेथ हो गई है तो उनको हम वेटेज थोड़ा दे देंगे। वो भी कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे, और रेपिस्ट तक को प्रमोट करते थे। तो लालू यादव या मुलायम सिंह यादव, ये लोग तो राजनीति का अपराधीकरण की हम तो मानते हैं कि बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इनको हम ना छूट दे सकते हैं। बिहार की लालू यादव की सरकार का जो कार्यकाल है आपको याद नहीं है क्या? उससे तो इस समय नीतीश कुमार का ज्यादा अच्छा है। इसलिए लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी को तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति को करप्ट करने वाला, पॉलिटिकली कमजोर करने वाला मैं नेता मानता हूँ। ये लोग तो सुचिता खत्म कर रहे लोग हैं, इसलिए मैं इनको नहीं देता कोई क्रेडिट। लेकिन हाँ, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, उस समय के नेताओं की अगर बात करें, और 2 पीढ़ी पीछे आते हैं, जहां एक ट्रेन दुर्घटना में भारत का रेल मंत्री इस्तीफा दे देता है,
तो अगर उस शुचिता की बात करें तो उस शुचिता को क्षरण करने में प्रारंभ इन्हीं नेताओं ने किया था, लालू और मुलायम सिंह जी ने, और आज परवान चढ़ रही है वो शुचिता की हीनता, शुचिता की कमी आज चरम पर है, जिसकी शुरुआत लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने। ठीक है, आप इस शुचिता को जो इस तरह पहुंचा है ये उसके जनक आप बताना चाह रहे हैं दोनों लोगों को। केपी जी, एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है, चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो गया तो विपक्ष के राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार उनके नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि 7 चरणों में चुनाव क्यों संपन्न कराए जा रहे हैं, ये कम समय में भी संपन्न कराए जा सकते थे। तो क्या यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि दरअसल विपक्ष के जो दल हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि तैयारी जब पूरी नहीं होती है तो अक्सर छात्र भी कहता है कि साहब थोड़ा सा समय मिलना चाहिए हमें एग्जाम देने के लिए, अगले नेक्स्ट पेपर के लिए। तो क्या कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है क्या आपको? नहीं, पिछले 5 साल से विपक्ष क्या कर रहा है, पिछले 2 साल से क्या कर रहा है विपक्ष? विपक्ष के पास काम क्या है? उनको क्या हल थोड़े चलाना है? तो ये तो सब बेतुकी बातें हैं, इस तरह की बात करना। 7 चरणों में जो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है उसके कारण दूसरे होते हैं। जो तमाम ऑफिसर होते हैं, तमाम सुरक्षा बल होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, व्यवस्था को करना, वहां पे सिस्टम को जमाना, उसमें थोड़ा टाइम उनको चाहिए क्योंकि मूवमेंट होता है। और वो 2 दिन पहले वहां पे सारी फोर्स पहुंच जाती है, सारे ऑफिसर्स पहुंचते हैं, बूथ बनता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास सबके हेलीकॉप्टर है या उनके पास ऐसा कोई जादू की टोना है कि 1 घंटे में कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो मूवमेंट करने के लिए सिस्टम होता है और पूरा सिस्टम बनाना होता है, इसके लिए चुनाव आयोग को समय लगता है। तो इसलिए वो चरणों में चुनाव होते हैं। हाँ, वो 7 की बजाय 5 कर सकते थे या 7 की बजाय वो 8 भी कर सकते थे, 9 चरणों में भी चुनाव हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो सुरक्षा के लिहाज से और बाकी चीजों के लिहाज से जितने ऑफिसर होते हैं, अब 1 करोड़ लोग हैं जो चुनाव में लगभग लगे रहते हैं। अब उनको मूवमेंट करना, उनका सारा सिस्टम बनाना, तो उसके लिए तो चरण करने ही पड़ते हैं। या तो फिर आपको अगर 1 दिन में सारा कराना है तो उसके लिए बहुत सारी फोर्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारे अधिकारी चाहिए, चुनाव अधिकारी चाहिए, चुनाव का स्टाफ चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा और खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा फिर। बिल्कुल, 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं जो चुनाव संपन्न कराएंगे। विपक्ष का एक तर्क यहाँ पर यह भी होता है कि जितना डिले चुनाव कराया जाएगा उतना सत्ता पक्ष को फायदा होता है। नहीं, किस कारण से फायदा होता है आप देखेंगे, उसमें यह होता है कि भाई एक क्षेत्र में चुनाव हो गया है और दूसरे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो जितना समय सत्ताधारी दल को मिलेगा इतना ही विपक्ष को भी मिलेगा, वो भी अपना प्रचार करें, वो भी अपना काम करें क्षेत्र में जाके, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कुछ चीजें दिमाग में रख के सत्ताधारी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है, लेकिन बिल्कुल ही हम ये कह दें कि नहीं ये गलत है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलोक जी के बारे में, जो आलोक जी ने जिक्र किया, ये सीधा बहुत पीछे चले गए लाल बहादुर शास्त्री जी को लेके। लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत जमाना पुराना था। लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी काबिलियत से देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वो तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई और उनको चुना गया क्योंकि वो नैतिकता शुचिता में बहुत आगे थे और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन सब चीजों को रखा। उनके तो 1000 उदाहरण है। उनको तो जो सरकारी गाड़ी उस टाइम मिली हुई थी, उनके लड़के ने उसका यूज कर लिया, रात को घूमने चले गए गाड़ी लेके, ड्राइवर को बुला के उन्होंने लॉगबुक निकलवाई और डांट लगाई अपने लड़के को भी, और ये कहा कि जितने किलोमीटर गाड़ी चली है मैं इसका भुगतान करूंगा। तो आज की तारीख में अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये बेमानी है आज की बात करना। दूसरा, उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया, तो आज अजय टैनी जी दें इस्तीफा, आज जो अपने दूसरे गुर्जर शरण सिंह है दे इस्तीफा, तो वो तो दे नहीं रहे इस्तीफा। तो आज राजनीति में इस तरह के नेता, और चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे किसी की बात हो, कांग्रेस में पवन बंसल रेल मंत्री थे, खुद तो इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस ने उनको बाहर किया जब मीडिया ने हल्ला मचाया। तो जिस तरह से 13 महीने हल्ला मचा, दिल्ली में किसानों ने हल्ला मचाया, तो आपने जस्टिफाई करने के लिए ब्रजभूषण सिंह को नहीं हटाया, आपने टेनी को नहीं हटाया, और आपके सामने वीडियो आई कि टेनी के लड़के ने किस तरह से उनको कुचला। तो ये बेमानी किसी एक तरफ से नहीं है। अगर हम लालू की बात करें या मुलायम की बात करें, तो मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और लालू यादव आज भी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के हैं। बिल्कुल।
तो इतने आज सुचिता या नैतिकता हम ढूंढने चले जाए राजनेताओं में या किसी सियासी दल में, मैं किसी एक सियासी दल की बात नहीं कर रहा, सभी में, तो ये बेमानी है उनके लिए सुचिता नैतिकता की बात करना। देखिए कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वो नौकरी करना पसंद करता है, बिजनेस करना पसंद करता है और राजनीति में जाना पसंद नहीं करता। तो इसलिए वो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां है नहीं। अब हमारे वेस्टर्न यूपी के युवा नेता हैं जयंत चौधरी, वो पिछले 10 साल से बता रहे कि मैं कोई चवन्नी थोड़ा ही पलट जाऊंगा, और चवन्नी रातों रात पलट गई और इकन्नी रह गई। तो क्या करें उनका? हाँ, ये बड़े सवाल ठीक है आपने खड़े किए हैं। और यहीं पर मुझे भी एक जिक्र याद आ गया आलोक जी। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र हो रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तो मतलब उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर बीजेपी चलने का ही करने की बात करती है। हालांकि मैं बीजेपी का नाम यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बीजेपी उनके पद चिन्हों पर चलने का बहुत दावा करती है, उनके आदर्शों को मानने का काम करती है। कहते हैं कि एक बार जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान गए और एक गाँव में वो रात को रुके, तो उनसे उनके करीबियों ने कहा कि दरअसल पंडित जी इस क्षेत्र में कल आपको प्रचार करने जाना है क्योंकि यह ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, तो इससे ब्राह्मण मतदान जो है वो अपने साथ आएगा। तो उन्होंने कहते हैं कि मना कर दिया। मैं तो था नहीं, हालांकि मैं सुनता हूं और पढ़ा जो मैंने, तो कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहकर के मना कर दिया कि उस क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा हैं और मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण इसलिए वहां प्रचार करने जाऊं कि वो हमको मतदान करें, हमारी पार्टी का समर्थन करें, तो मैं तो कतई वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन आज के दौर में हम प्रत्येक राजनीतिक दल को अगर देखें, सभी दावे करते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन सभी में एक छोटे छोटे विंग बने हैं कि कौन सा विंग है, ये कौन सी जाति का विंग है, उनके अध्यक्ष हैं, फिर रैलियां कराई जाएंगी उनकी तरफ से। तो फिर ये तो सभी पार्टियों में नैतिकता तार तार हो रही है, हम किसी एक क्यों गए? योगेश जी मैं आपकी बात में थोड़ा जोड़ता हूं यहाँ पे। जी यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी किसी चुनाव में भाषण देने के लिए गए थे अपने उम्मीदवार के लिए, और वहां पे जब वो हवाई जहाज से उतरे और वो कार में रैली स्थल पे जा रहे थे, तो बीच में किसी ने बताया कि सर ये आपने किसको टिकट दे दिया, ये व्यक्ति तो दारू पीता है और बहुत अच्छी छवि इसकी नहीं है और आपने इसको टिकट दे दिया। और जबकि वो उसका चुनाव प्रचार करने रैली में गए थे। तो मंच पे चढ़ के चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भाई ये व्यक्ति मुझे पता चला है, मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको टिकट दे दिया, और ये शराब पीता है, व्यसन करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो आप इसको वोट मत देना। और कह के नीचे आगे मंच से वो व्यक्ति चुनाव हार गया। तो ऐसे लोग भी थे पहले। क्या आज कोई सत्ताधारी दल का नेता या किसी विपक्ष का नेता या किसी भी सियासी दल का नेता क्या इस प्रकार से कर सकता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं संभव लग रहा है। आलोक जी जी मैंने शायद मेरी बात को मलिक जी ने ढंग से नहीं समझा। मैंने ये कहा कि जो मुलायम सिंह जी है, लालू यादव जी, इन लोगों ने जो राजनीतिक क्षरण का प्रारंभ किया था, मैं क्षरण करता मानता हूँ सामाजिक न्याय के नाम पर, वो बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। अब बीजेपी और इस समय सारे दल, तो जो लाल बहादुर शास्त्री की बात का फिर इंदिरा गांधी ने उसको क्षरण किया, ऐसा नहीं इंदिरा गांधी ने नहीं किया उसका क्षरण। इंदिरा गांधी कहती है जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है वो इंदिरा गांधी की देन है। उन्हें ऑनेस्ट नहीं कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, तो जो उन्हें कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स मिले तो ऑनेस्टी गायब हो गई। तो इंदिरा गांधी ने भी देश की इंटरनल मैटर पर जो राजनीतिक क्षरण किया, उसके बाद जो सामाजिक न्याय के नाम पर आया वो राजनीतिक क्षरण हुआ। तो राजनीतिक क्षरण क्रमशः आया और आज वो अपने पीक पर है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और विपक्ष के सारे दल शामिल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्वच्छता की बात करे और बाकी सारे लोग जो है बेईमानी करके सत्ता में बैठ जाए? तो आप यूपी कंपटीशन बराबर का होना चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते हैं। किताबी बातें अलग साहब, अटल बिहारी वाजपेयी की 1 वोट से सरकार गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस समय के नेतृत्व वाली सरकार होती, मतलब 20 वोट एक्स्ट्रा ना होते उसके पास, जब वो सरकार में ही नहीं रहेंगे तो जनता की सेवा क्या करेंगे, वो नीतियां क्या बनाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि सत्ता प्राप्त के बाद ही हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब हम सत्ता में 1 वोट से हार जाएंगे और विपक्ष के लोग बैठ जाएंगे, वो देश का ज्यादा नुकसान करेंगे। इस समय की भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो उनके नेताओं ने बहुत बार बयान दिए, तो बयान के आधार पर बताओ। ठीक बात, ये आपने बड़ी बात कही है। और यहाँ पर कंक्लूजन यही निकल करके आ रहा है कि सभी राजनीतिक दल, कोई किसी का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैंने किसी प्रवक्ता को बुलाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रवक्ता आएंगे तो हल्लम गुल्ला होगा और बात निष्कर्ष तक पहुंचेगी नहीं और सार्थक नहीं। योगेश जी अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं आलोक जी की बात को मैं आलोक जी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता उसके बावजूद भी लालू मुलायम को पसंद कर रही है, वोट दे रही है, क्योंकि मैं जनता को भी मूर्ख मानता हूँ इस मामले में।
आप ये देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आज अगर सबसे बड़ा विपक्षी दल कोई उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी है, बिहार में है तो लालू यादव का दल है। तो कहने को ये है कि जनता भी इसी तरह के लोगों को पसंद करती है और आपने जनता के लोगों को अधिकार दिया है वोटिंग का। वो बहुत विद्वान हो, कोई जज हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, उसका भी वोट का इतना ही कीमत है, और एक अनपढ़ जो जाहिल किस्म का व्यक्ति है उसके वोट का भी इतना ही कीमत है। तो ये, और वो ज्यादातर लोग आप जानते ही हैं जो वोटिंग करते हैं, तो उसमें इस तरह से हमें बचाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात आलोक जी ने कही सिद्धांतवाद की, मैंने बताया कि मैं तो बहुत बारीकी से उस टाइम कवर करता रहा हूं लोकसभा में। वाजपेयी जी को प्रमोद महाजन ने ये कहा था कि हम जो है व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ विधायक एमपी हम तोड़ सकते हैं विपक्ष के निर्दलीय छोटे दलों के। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, भले मेरी सरकार गिर जाए। और ये उन्होंने लोकसभा के भाषण में भी कहा। अगर आप लोकसभा की वीडियो निकालेंगे तो उसमें वाजपेयी जी ने साफ कहा कि सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बचना चाहिए और नैतिकता और सिद्धांत बचना चाहिए। तो ये सिद्धांतवादी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए लोग अपेक्षा ज्यादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांतवादी पार्टी माना जाता है। देखिए, आप अपेक्षा किससे करेंगे? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, उससे अपेक्षा करेंगे अगर वो कोई गलत काम करता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको 10 लोग नसीहतें देंगे, और एक कोई अपराधी पागल आदमी को गलती करेगा तो उसको ये तो है ही पागल, इसका तो काम ही गलती करना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ज्यादा अपेक्षाएं हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग टारगेट करते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए लोग उसको टारगेट करते हैं। मेरा भी इतना ही है। मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य दल से ना कोई जुड़ाव है, किसी से नहीं है सर। अब बिल्कुल आप जितना मंथन किया जाएगा उतनी ही बातें और उतनी ही फैक्ट निकल करके आएंगे। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, तो उसमें मुझे लगता है कि आलोक जी भी इस बात को समझ गए होंगे। और हालांकि आलोक जी भी किसी पार्टी को लेकर के वो नहीं करते हैं, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष ही है और कई बार हमारे साथ चर्चा में बैठ चुके हैं और अक्सर बैठते रहते हैं। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर एक बात देखिए, केपी जी ने ये कही कि दरअसल जिससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जब उससे उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द ज्यादा होता है, लेकिन जिससे कोई उम्मीदें ही नहीं होती हैं, जिसको पता है कि किस नेचर का ये व्यक्ति है, तो उससे क्या उम्मीद की जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर और निकल करके सामने आई, केपी जी ने कही बात कि दरअसल शिक्षा की बात यहां पर आई है। तो क्या ये वास्तव में ये सारे राजनीतिक जनता को लेकर के, क्योंकि जनता को वो कह रहे हैं कि समझदार ही नहीं है, हम शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि जिसकी हवा बनती है, जो बड़ा दमदार नेता होता है, बाहुबली होता है, उसके साथ जनता चली जाती है। मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, कौन सा नेता उठा रहा है उसके, कौन सी पार्टी उसके मुद्दे उठा रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के संवारने की बात कर रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये हम भी जानते हैं, ये फैक्ट है आज के समय में, ये सच है। केपी जी ने बिल्कुल बहुत कड़वा सच कहा है बात। तो क्या यही वजह सबसे है बड़ी कि राजनीतिक दलों की तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा की बात नहीं की जाती? क्योंकि जब स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार की बात की जाएगी तो लोगों के मुद्दे बीच में जाने लगेंगे, लोग समझदार होंगे। देखिए, जनता जब उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा वोट देती ही नहीं तो नेता क्यों कहे? अच्छा, उसको तो परफॉर्मेंस होगा। अगर स्वास्थ्य की बात होगी तो उसे बताना पड़ेगा कि हमने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो नेता क्यों जाना चाहेगा विकास के मुद्दे पर? कोई भी नेता नहीं जाना चाहेगा। अच्छा, कोई सरकार प्रयास करती भी है। 2004 में अटल बिहारी गए भी थे कि हमने भाई ये काम किया, साइनिंग इंडिया। जनता ने कहा कहा साइनिंग इंडिया, हरा दिया। हालांकि कुछ सीटों से हारे, तो ऐसा नहीं बीजेपी बिल्कुल धराशायी हो गई थी, लेकिन वो सत्ता से बाहर हो गए। तो देश की जनता जब इस देश की जनता इस तरह से रिएक्ट करती कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने जो अच्छा किया उसको भी कहाँ अच्छा कर रहे हो, तो देश की जनता बहुत उल्टी तरह से रिएक्ट करती है, बहुत उल्टी तरह से। आप बताइए, दुनिया में हमने कोविड को सबसे अच्छी तरह से फेस किया। लोग हंस रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। भारत ने पहली बार कोविड वैक्सीन बनाई, तो यहाँ के लोगों ने, नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है। क्या वो देश की वैक्सीन नहीं थी? क्या हम -27% की ग्रोथ में थे और उससे हम 7% ग्रोथ में लेके आ गए हैं, -27 से 7 में? दुनिया को एकमात्र ऐसा देश बताइए जो 90 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हो, उसमें अमेरिका ने नहीं दिया। ठीक है सर, उधर आज नहीं जाएंगे, उधर आज नहीं जाएंगे, सियासत की तरफ ज्यादा नहीं रुख करेंगे, क्योंकि फिर उस पर बहुत सवाल खड़े होने लगेंगे। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और उसमें किस तरीके से आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, सवाल उठते हैं।
हम देखते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, लेकिन जब चुनावी चंदे की जो लिस्ट जारी होती है तो उसमें कितने लोग गिने चुने हैं और सब करोड़पति हैं, सब 100 करोड़ मतलब अरबों रुपए चंदा दे रहे हैं। आम जनता कोई चंदा ही 1000-2000 के नहीं दे रहे हैं कि भाई साहब लीजिए, हम भी पार्टी की समर्थक हैं, 2000 हमारी तरफ से भी बॉन्ड लीजिए आप। ऐसी तस्वीर ही नजर नहीं आती है, तो इसमें फिर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। खैर बहरहाल सर, समय का अभाव इसलिए हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने समझा किस तरीके से चुनावी रणनीति बनती नजर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव को सकारात्मक रूप से संपन्न कराने की, और राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है, हमने वो भी समझे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।